साहब आप ये बताइए कि अभी जो कुड़माली वाला जो मामला चल रहा है, कुड़मियों का, आदिवासी में इसको मैंने जनजातीय सूची में शामिल करने वाला मामला, तो दस्तावेज क्या कहता है? देखिए, जो जानकार लोग हैं, जो जानकार हैं वे नहीं बोल रहे, जो नहीं जानकार हैं वे लोग बोल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग को समझना होगा कि आखिर हम लोग कुड़मी लोग क्यों जनजाति के लिए फाइट कर रहे हैं, या आज क्यों फाइट करना पड़ रहा है। तो स्पष्ट रूप से आप देखिएगा, दस्तावेज में अगर जाइएगा तो 2 दस्तावेज आपका पुख्ता सबूत है। सबसे पुख्ता सबूत है आपका CNT एक्ट। आखिर जो लोग बहस कर रहे हैं, चाहे वे कुड़मी के पक्ष से कर रहे हैं या अन्य आदिवासियों की तरफ से कर रहे हैं, अन्य जनजातियों की तरफ से कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम है कि कुड़मी CNT एक्ट में शामिल है? और ये CNT एक्ट आज का बना हुआ एक्ट नहीं है, ये 1908 का बना हुआ एक्ट है। और उस एक्ट में जिन लोगों को रखा गया, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जिन लोगों को वहां रखा गया कि कौन से लोग CNT एक्ट के दायरे में आएंगे, पहले तो ये समझना होगा। इस मामले में और कुछ कहा जाता है कि कुछ ऐसी भी जातियां हैं जिनका CNT एक्ट में उनका नाम है उन जातियों का, लेकिन वो अभी अनुसूचित नहीं। देखिए, यही समझने का भूल है। आप CNT एक्ट अगर 1908 का है तो निर्णय तो 1908 में न लिया गया है, और उस समय SC ST OBC कह के कुछ भी नहीं था। फिर था क्या? यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि CNT एक्ट में 1908 में किन लोगों को लिया गया। अगर यह जानकारी आपको सही है तो आप नहीं भटकेंगे, क्योंकि अंग्रेज के समय में तो SC ST OBC हुआ नहीं, SC ST OBC तो बाद में हुआ। तो अंग्रेज ने जब किया उस समय अगर देखिएगा तो 1908 में एब ओरिजिनल्स को किया गया कि दोज हु आर एब ओरिजिनल्स, यानी उस समय जो लोग एब ओरिजिनल थे, तो एब ओरिजिनल्स को ने CNT एक्ट में रखा गया, किसी इमाइग्रेंट को तो नहीं रखा गया, कोई बाहर से आया हुआ आदमी को तो नहीं रखा गया। और यहां पर भी जो लोग थे 1908 में, सभी को तो एब ओरिजिनल नहीं माना गया। यानी हमको यह सोचने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि हु आर एब ओरिजिनल्स। कुड़मी को भी समझना पड़ेगा कि हु इज एब ओरिजिनल, अन्य आदिवासियों को भी समझना पड़ेगा कि हु इज एब ओरिजिनल, कि अंग्रेजों ने किसे एब ओरिजिनल कहा। तो जितने लोग CNT एक्ट में हैं थे, पहले तो वो एब ओरिजिनल है, और इन एब ओरिजिनल का गणना 1891 में हुआ। तो 1891 में जो लोग एब ओरिजिनल थे वही लोग CNT एक्ट में आए, तो ये एब ओरिजिनल लिस्ट से आए, जिसका शाब्दिक अर्थ हम लोग लगाते हैं भूमिपुत्र, या इसी मिट्टी से जन्मा हुआ, जो बाहर से माइग्रेट होकर यहां नहीं आया, या जिसके बाप दादा ने अपने बाहुबल से जंगल में खेतों को बनाया। इससे बात फिर वही आ जाती है कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो CNT के दायरे में आते हैं, लेकिन अभी की जो लिस्ट है उस लिस्ट में उनका जो अनुसूचित जाति की जो लिस्ट है उस लिस्ट में उन लोगों का नाम नहीं। ये पृष्ठभूमि है, ये आपका पृष्ठभूमि है, या सभी जनजातियों का पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि है। इसको आप जातिवार क्लासिफिकेशन बाद में किए हैं। उन्हीं एबोरिजिनल्स में से आप किसी को ट्राइब बनाए, किसी को शेड्यूल ट्राइब बनाए, किसी को आप शेड्यूल कास्ट बनाए, और किसी को आपने ओबीसी बनाया। ये तो बाद का काम है ना, लेकिन प्रारंभ में तो सारे के सारे एबोरिजिनल थे।
अच्छा, दस्तावेज में अगर बात करें हम, तो सबसे पहला दस्तावेज क्या है ये कुर्मी का, मतलब कब का दस्तावेज, किन दस्तावेज में मिलता है उनका जो वर्णन मिलता है कि ये कुर्मी ट्राइब्स में थे? सबसे पहला दस्तावेज कहाँ? सबसे पहला और ऑथेंटिक वो है 1913, 2 मई 1913 की जो आपकी चिट्ठी है। और वो दस्तावेज क्या है इसको समझना पड़ेगा। 2 मई 1913 की जो चिट्ठी है होम डिपार्टमेंट की, 550 नंबर की, वो चिट्ठी क्यों निकली? उस चिट्ठी में क्या है? वो चिट्ठी निकली आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट से मुक्त करने के लिए। 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट बन जाता है। जब 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट बनता है तो किसके लिए बनता है ये देखना है पहले। तो वो बनता है हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के लिए, 4 धर्म के लोगों के लिए बनता है। लेकिन इस राज्य में, इस देश में इन धर्मों से भी बाहर लोग थे। तो धर्म कहने का मतलब क्या होता है? आपको उसके कोड के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप हिंदू धर्म के आदमी हैं तो हिंदू कोड से आप संचालित होइएगा। आप अगर सिख हैं तो उसके कोड से चलिएगा, जैन है तो जैन के कोड से चलिएगा, बौद्ध है तो बौद्ध के कोड से चलिएगा। क्योंकि हिंदू कैसे चलेगा वो हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो एक हिंदू परिवार किस तरह से अपना वारिस घोषित करेगा, कौन उसका वारिसान होगा और उसको कितना संपत्ति मिलेगा, तो उसके आधार पर इंडियन सक्सेशन एक्ट बना 1865 का। और जो जनजातियां थी 1865 में मौजूद, लेकिन वे इन धर्मों में नहीं थे, इन धर्मों में नहीं थे, या कहिए कि वे किसी भी धर्म में, लिखित धर्म में नहीं थे। तो वे लोग चलते कैसे थे? आखिर उनका जीवन आगे कैसे चलता था? तो उनके अपने परंपरागत नियम हुआ करते थे। तो जनजाति अपने परंपरागत नियमों से चलते थे, अपने प्रथागत नियमों से चलते थे, या अपने पुरखों के बनाए हुए नियम से चलते थे। तो जब इंडियन सक्सेशन एक्ट आया, इन जनजातियों को दिक्कत हुई कि भाई अगर हम तुम्हारे कानून से चलेंगे तो हम अपने संपत्ति को बचा नहीं पाएंगे। अगर हम इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के कोड के आधार पर बना है, उसके आधार पर अगर हम अपने संपत्ति का बंटवारा करेंगे या देंगे तो हमारी संपत्ति रहेगी नहीं। और एक जनजाति मूलतः क्या करता है? उसका कस्टम ही उसका लॉ होता है, उसकी प्रथा ही उसका नियम होता है। अगर वह अपने प्रथाओं का पालन नहीं करेगा तो वह खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो प्रथाएं कैसी थी? जब इनकी जो प्रथाएं थी वो प्रथाएं उनके साथ मेल नहीं खाती थी। जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसका जो कानून है, उसके कानून से इनका प्रथागत नियम मेल नहीं खाता है। अब मेल नहीं खा रहा है तो उसको लागू करना भी तो व्यवहारिक नहीं होगा, ऐसा अंग्रेजों ने समझा। तो 1865 में लागू होता है और 1885 में उसके लिए सर्वे किया जाता है। H.H. रिजले को बुलाया जाता है, जो बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, और वे 1885 से 1891 तक सर्वे करते हैं। और सर्वे करने के बाद वो सरकार को रिपोर्ट देते हैं कि इस छोटा नागपुर में 13 जनजातियां हैं, इस छोटा नागपुर के पठार में 13 जनजातियां हैं, और इन 13 जनजातियों के अपने कस्टम्स है, अपना कस्टमरी लॉ है। किस मामले में? सक्सेशन और इनहेरिटेंस के मामले में। तो सक्सेशन और इनहेरिटेंस के मामले में चूंकि 13 जनजातियां उसमें थी, संताल, मुंडा, हो, उराव, खड़िया, गोंड, मालशौरिया, पान, कुड़मी, घासी, ये लोग थे। कुड़मी 11 नंबर में था। तो आखिर जब एक ही चिट्ठी में सभी लोग, या एक ही चिट्ठी के द्वारा सभी जनजाति इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर होते,
उनको मुक्त किया जाता है। तो आज वे लोग कैसे कुर्मी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? अगर वे कस्टमरी लॉ के आदमी है तो हम लोग भी कस्टमरी लॉ के आदमी है, कुर्मी भी कस्टमरी लॉ का आदमी है, और ये कानूनी है, आप एक्ट से बाहर है। कोई मुंह के ताकत पर जनजाति नहीं होता है, वो अपने सिस्टम के आधार पर होता है, वो लैंग्वेज के आधार पर, कल्चर के आधार पर, अपने कस्टम के आधार पर कि आपकी विवाह पद्धति कैसी है, आप किस तरह के रिचुअल्स करते हैं, यानी उसका अपना आदिम लक्षण होता है, उसकी अपनी संस्कृति होती है, और किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, किन लोगों के साथ हमको जीना है किन लोगों के साथ हमको नहीं जीना है, इसका निर्णय खुद करता है एक जनजाति। किसके साथ हमें संबंध बनाने, किसके साथ संबंध नहीं बनाने, किनके हाथ का खाना है किनके हाथ का नहीं खाना है, तो साइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट तो उसमें रहता ही। उसके बाद रह गया ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, कुर्मी एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। हाँ, यहाँ से माइग्रेट किया है धीरे धीरे, और इसका विशेष क्षेत्र छोटा नागपुर का पठारी है, उसकी असली वासभूमि यही है। तो एक ही चिट्ठी है इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर करने के लिए, वो है 1913 की चिट्ठी 2 मई, और इसी में सभी जनजाति 13 जनजाति जो अभी झारखंड सरकार में शेड्यूल्ड है, उन्हीं के साथ कुर्मी भी है। तो जब एक ही चिट्ठी से हम लोग अलग हुए हैं तो यहां जनजाति नहीं है का सवाल थोड़े है। जनजाति तो हम हैं, हमें शेड्यूल होना है। इन्होंने शेड्यूल करने से क्यों नकारा है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये अगर हम दस्तावेज की बात करें, किन किन दस्तावेजों में फिर चर्चा होती है? देखिए, सबसे पहले तो जो E.T. डाल्टन साहब हैं, उन्होंने एक किताब लिखी डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, वहां पर कुर्मियों के बारे लिखा हुआ है। उसके मन में जो डाल्टन ने लिखा हाँ, है। तो डाल्टन में जब आप डाल्टन को पढ़ेंगे तो डाल्टन कुर्मियों को सही ढंग से पहचान नहीं पाया, क्योंकि उससे मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ? वो बिहार के कुर्मियों को और हमें एक जैसा समझ गया। अरे, बिहार के कुर्मी यहाँ ओपियम की खेती करने को आप लाए थे, यहाँ के कुर्मियों को आप ओपियम की खेती करने के लिए नहीं लाए थे। यहाँ के कुर्मी तो पूरे के पूरे पंचकोट राज से जुड़े हुए थे, जिसके बारे में E.T. डाल्टन लिखते हैं कि यहाँ का जो पंचकोट राज है, जो यहाँ पर 52 पीढ़ियों से रह रहे हैं, और वो कुर्मियों के राजा थे, कुर्मियों के हेड थे। तो जब इस बात को वो लिख रहे हैं, और यहाँ पर कुर्मियों की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है मानभूम में, ये भी डाल्टन साहब ने लिखा है। हाँ, डाल्टन ने लिखा है। उन्होंने रानी शिरोमणि को भी लिखा है मेदिनीपुर की, कि वो भी कुर्मी रानी थी, ये भी कुर्मी राजा थे। क्यों? क्योंकि यहाँ जनसंख्या उनकी सबसे ज्यादा थी, और चूंकि अब जनसंख्या अगर 75% है किसी एरिया में आपका, तो वहां पर आपका छोड़ के कौन राजा होगा? ये तो 1765 के पहले की ना बात है। तो 1765 के पहले यहां पर कौन कैसे चला रहा था प्रशासन? महतो लोगों का प्रशासन यहां चल रहा था। गांव में सबसे नीचे महतो था, महतो के ऊपर परगनेत था। 12 से 21 गांव में एक परगनेत होते थे। परगनेत के ऊपर एक थपाल होता था, एक निश्चित टेरिटरी पर, यानी मोटा मोटी 6 परगनेत मिलाकर एक थपाल होता था। थपाल के ऊपर मड़ल होता था, मड़ल के ऊपर देश मड़ल होता था, और देश मड़ल के ऊपर में आपका जो ट्राइबल हेड होता था। तो हमारा ट्राइबल हेड तो पंचकोट में था। अच्छा, इसमें कुछ डाल्टन साहब ने उसकी जो मिथ कहानियां हैं उनको भी चर्चा की है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, यहीं पर हम लोग मार खा जाते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अंग्रेज जब यहां आए ना, जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने जो भी यहां के ट्राइबल हेड थे, उन लोगों से मांगा गया
कि आप लोग अपना वंशावली दीजिए कि आप लोग कितने दिनों से यहां पर राज कर रहे हैं, या आप कितने दिनों से यहां पर हेड बने हुए हैं। तो उस समय लोगों ने क्या किया कि वे अपना अतीत को अनंतकालीन दिखाने के लिए एक कथा कहानी गढ़ दिया गया। और ये कथा कहानी गढ़ने वाले कुछ लोग थे जो सभी के कहानियों को गढ़े हैं। किस तरह गढ़े हैं? सभी को बताते हैं कि बनारस से चले पूरी, बीच रास्ते में बच्चे का जन्म होता है, मृत समझकर फेंक देते हैं, कहीं पर सांप पोसता है, कहीं पर गाय पोसती है, कहीं पर सुअर पोसता है। इस तरह की दंत कथाएं बनाई गई सिर्फ इसलिए कि वो अपना ओरिजिन आदिकालीन दिखा सके। तो ये घटना तो सभी के साथ हुई, मुंडा राजाओं के साथ भी हुई, गढ़वा राजाओं के साथ भी हुई। कुड़मी राजा तो इसको गोवंशीय कह दिया गया कि कपिला गाय ने इन्हें पोसा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी मामले में। फिर आगे के दस्तावेज में कौन कौन से दस्तावेज कौन से मानते हैं इसमें? हाँ, तो सबसे पहले तो आपके आगे E.T. डाल्टन 1871 में, उनके 20 साल बाद 1891 में आ जाते हैं H.H. रिजले। और H.H. रिजले आपको बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं। मैंने अभी तक जो भी एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा आपके पास है, या RGI के पास है, या आपके पास है, या पुस्तकीय रूप में, या भारत सरकार के पास में है, एंथ्रोपोलॉजिकली अगर देखिएगा तो H.H. रिजले का ही है। H.H. रिजले की अगर बात जाइएगा तो आप सीधे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पीपुल ऑफ इंडिया में जाइएगा, जो कि 85 में रिवाइज हुआ है या रीसर्वे के आधार पर लिखा गया है। लेकिन बेसिक वर्क आपका, क्योंकि अगर H.H. रिजले नहीं होता तो सरकार को पता कैसे चलती कि कौन कौन लोग ट्राइब है। 1891 में ये लिख के देते हैं, तब सरकार 1913 में इन्हें एक्सक्लूड करती है इंडियन सक्सेशन एक्ट से। वो बताते हैं कि यहाँ पर 13 जनजातियां हैं मेजर, और फिर कौन से सारे लोग आएंगे एबोरिजिनल में। तो जो एबोरिजिनल में आए वो 1908 में CNT एक्ट में घुस गए। तो CNT एक्ट में रहने वाले लोग एबोरिजिनल है। और एबोरिजिनल किन्हें लिखा गया? जिन्हें बाद में एनिमिस्ट लिखा गया, जिन्हें पहले एनिमिस्ट लिखा गया था और बाद में उन्हें प्रिमिटिव ट्राइब बोला गया। लेकिन प्रिमिटिव ट्राइब कहने वाले पहले आदमी H.H. रिजले ही है। उसके बाद के जितने दस्तावेज है वो सब इनका, या तो फिर आपका क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। हमको H.H. रिजले के बारे में मोटा मोटी तो पर ये बता दीजिए उन्होंने क्या लिखा है उसमें। हाँ, उसमें क्या लिखा देखिए। H.H. रिजले जो है, जब कुड़मी को सर्वे करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इसकी अपनी एक भाषा है कुड़माली, पहला चीज। दूसरा चीज वो पाते हैं कि ये लोग 81 गोष्ठियों में बटे हुए हैं, यानी सेक्ट जिसको कहा जाता है। तो ये 81 गोष्ठी में बटे हुए और इनका अपना टोटम है, TOTEM, टोटेम है। तो टोटेम का खोज इन्होंने कर लिया। इस टोटेम को वो खोज नहीं पाए E.T. डाल्टन। और इसके जो टोटेम है, टोटेम यानी कुल चिन्ह, हिंदी में कहेंगे तो उसको कुल चिन्ह कहेंगे, और कुड़माली में कहेंगे तो गुष्टी नाम। तो गुष्टी नाम जो है या तो किसी पौधे के नाम पर है, और वो पौधा झारखंडी ही पौधा है, झारखंड के जंगलों का ही पौधा है, वो इसी रीजन का पौधा है, वो कहीं से आयातित पौधा नहीं है। यहाँ की चिड़िया या यहाँ का पशु पक्षी या तो यहाँ पर पाए जाने वाले कोई तत्व, जैसे मैं पुनूरियार हूं
यानी पुई का साग। जो मुतुरवार है, मुतुरवार यानी माकड़ा। जो गुलियार है, तो गुलियार उसको कहते हैं जो घोंगी नहीं खाता है। तो हमारे जितने भी 81 गोष्ठी नाम है वो किसी ऋषि मुनि के आधार पर हैं ही नहीं। वो या तो किसी पशु, किसी पक्षी, किसी जीव या ऐसी सामग्री जिसका उपयोग झारखंड में होता है या छोटा नागपुर के पठार में होता है, उस आधार पर। जैसे साखवार लोग हैं, उसके बाद बानुआर है, बहुत सारे 81 है। और ये इन गोष्ठियों को इन्होंने खोज लिया। और यहां पर उन्होंने ये भी देखा कि लोग अपने गोष्ठी में शादी नहीं करते हैं, अपना छोड़कर बाकी 80 गोष्ठी में शादी करते हैं। तो इन्होंने 81 में से कम 61 गोष्ठियों का अपने किताब में उल्लेख किया है, अपेंडिक्स में 60 से अधिक। तो जब एच.एस. रिजले को 60 से अधिक गोष्ठियां मिली कुर्मी की, तो इससे टोटेमिस्टिक मानना कहां से गलत था। प्लस उन लोगों ने इनके विवाह के नेगाचारों को भी देखा। उन्होंने देखा कि कुर्मी का वर आम विवाह करता है, कुर्मी कन्या महुआ विवाह करती है, सिंदूर देने से पहले सीनई फेर होता है। उन्होंने देखा कि विवाह में अमलो खाते हैं। जब महुआ विवाह होता है तो लड़की के जितने भी मातृ जो लोग माँ में आएंगे, जैसे दादी हो गई, जेठी हो गई, काकी हो गई, मौसी हो गई, मामी हो गई, उन लोग अमलो खाता है। उसी तरह अच्छा, उन्होंने ये भी देखा कि ये लोग बंटवारा किस तरह करते हैं और उत्तराधिकारी किसे मानते हैं। तो देखिए, जमीन का बंटवारा करना और उत्तराधिकारी घोषित करने में कुर्मी पुरखे बहुत टाइट थे। अगर वो अपने नस्ल का नहीं हुआ, माने लड़का लड़की दोनों, जैसे मेरा लड़का अगर कहीं शादी करता है तो वो कुर्मी ही होना चाहिए। माने वर वधु दोनों जब तक कुर्मी नहीं होंगे वो खांटी नस्ल का नहीं होगा। और अगर खांटी नस्ल का नहीं हुआ तो उसे कस्टमरी लॉ के आधार पर बाप का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार नहीं है। यानी जैसे हम लोग जब शादी देते, बिहा एक कस्टम है, बिहा में लगन भी होता है और सारे घर के लोग सम्मिलित रहते हैं। उसमें तरीके से होता है, पहले वर देखा होता है, कन्याएं देखा होता है, द्वार खुंदा होता है। जब दोनों तरफ से बात हो जाती है उसके बाद बिहा के नियम लगन से शुरू होते हैं। तो सारे नेक जो है हमारे यहाँ सभी लोगों को बटा हुआ है, किसी एक आदमी के ऊपर नहीं है। माँ का अलग है, दीदी का अलग है। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे रिचुअल्स में। रिचुअल्स में एक सवाल हम करना चाहेंगे कि जो रिचुअल्स जो रिजले साहब ने जिसका यहाँ पर अपने अपेंडिक्स में जिक्र किया है, वे क्या जो रिचुअल्स कुर्मियों के हैं, क्या ये रिचुअल्स किसी अन्य जो जनजाति है झारखंड की, किसी उससे मिलते जुलते हैं? देखिए, एक जनजाति का रिचुअल कभी दूसरे से नहीं मिलेगा। जनजातियां जब जनजातियां अलग अलग क्षेत्र में विकसित ही होती हैं, हर एक का आइसोलेटेड एरिया होता है। मुंडा का अपना आइसोलेटेड एरिया होगा जहां वो पनपा होगा, संथाल का अपना एरिया होगा, तो कुर्मियों का अपना एरिया था। कुर्मी अपने एरिया में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने देव। देखिए, जब भी संस्कृति की बात करेंगे तो उसके अपने गॉड्स होंगे, अपने पर्व त्योहार होंगे और जन्म मृत्यु और शादी की अलग अलग होंगी नेक आचार। कोई भी दो जनजाति एक जैसा नहीं हो सकता है। हाँ, एक बड़ी जनजाति के बीच में छोटी छोटी जनजातियां जो उसके साथ बढ़ती है, उनमें कुछ कुछ मिल सकता है। अब हम कखना बांधते हैं तो भी कखना बांधेगा, कोई जरूरी थोड़े। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दस्तावेज को लेकर के ही।
हाँ। रिजले साहब के बाद की बात करूं, उसके बाद हाँ, रिजले साहब के बाद, रिजले साहब ने तो 1891 में आपको चिन्हित कर दिया कि आप ट्राइब है। उसके बाद 1913 की चिट्ठी आती है। उसके बाद 1931 में जब बिहार से उड़ीसा अलग होता है, उस समय भी यही 550 नंबर की चिट्ठी को दोनों राज्य धारित करते हैं, दोनों राज्य धारित करते हैं यानी धारण करते हैं। उस समय का भी जो 1931 का गजट निकलता है उसमें वे स्वीकार करते हैं 2 मई 1913 की चिट्ठी को। 1931 में जब उड़ीसा अलग होता है बिहार से, तो बिहार सरकार भी अपने गजट में लिखती है, उड़ीसा सरकार भी अपने, यानी बिहार उड़ीसा गजट में भी यह लिखा जाता है 1913 की चिट्ठी। और 1913 की चिट्ठी यानी ये 13 जनजातियां इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर है, यानी इनके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा, यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा सिविल मामले में। 13 के बाद क्या होता है, 81-82 में बिहार सरकार एक चिट्ठी निकालती है। बिहार सरकार चिट्ठी निकालती है, वही 80 के बाद, वही 84-85 की चिट्ठी रहती है, वो यहाँ के भू राजस्व विभाग निकालता है, जिसमें कि मुआवजा के लिए, जैसे जमीन अगर सरकार आपका अक्वायर कर ली है तो उसके लिए तो आपको जाके अपना पैसा लेना होगा, तो पैसा लेने के लिए जो है बाकी को अपना उत्तराधिकार प्रपत्र दिखाने का जरूरत था। लेकिन उस चिट्ठी के आधार पर सरकार ने कहा कि जनजातियों को अपना उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो 85 में भी आप उस चिट्ठी का उपयोग करते हैं, और आज भी सिविल कानून में यह लागू है। 85 ने 1850, हाँ 1985 की बात मैं कर रहा हूं। और अभी भी सिविल कानून में हम लोग मुक्त हैं। आपके रांची में ही हरखनाथ होहदार, यहाँ के होहदार फैमिली बहुत नामी फैमिली है, शीतल होहदार के दादाजी, परदादा जी, उन्होंने 1941 में केस लड़ा है और वो कस्टमरी लॉ पर जीते हैं। और वहां पर कहा गया है कि ओहदार लोग जो है एबोरिजिनल ट्राइब है। तो कोर्ट भी तो डिसीजन दे रहा है। वो डिसीजन क्या था? वो था जमीन का मामला था। तो एच.एच. रिजले साहब जो है आपको क्लियर कट कर देते हैं कि आप जनजाति है, आप प्रिमिटिव ट्राइब है, ये 1891 में। उसके बाद देखिए 1901 की जनगणना, 1911 की जनगणना, 1921 की जनगणना और 1931 की जनगणना, यानी 1891 से लेकर 91, 1, 11, 21 और 31 तक, यानी लगातार 5 जनगणना रिपोर्ट में कुड़मी को जनजाति माना गया है। यहां तक कि 1931 में जो सेंसस सुपरिटेंडेंट होते हैं W.G. लेसी, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जिस समय की यहां के कुड़मियों के पीछे अखिल भारतीय कुर्मी महासभा इसके पीछे पड़ गई थी। उन्होंने बारंबार लिख कर दिया कि ये हमारे जैसे हैं, बिहार जैसे हैं, यूपी जैसे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं माना W.G. लेसी ने। और उन्होंने 1931 में अपेंडिक्स लिखा, 7 पॉइंट का अपेंडिक्स है, आप उसको किसी भी समय पढ़ सकते हैं। और उन्होंने पॉइंट वाइज बताया कि E.T. डाल्टन ने क्या कहा, H.H. रिजले ने क्या कहा, G.A. ग्रियर्सन ने क्या कहा, कुपलैंड ने क्या कहा। कुपलैंड ने मानभूम गजेटियर में लिखा 1910 में कि कुड़मी कौन है, प्रिमिटिव ट्राइब है। तो विभिन्न गजेटियरों ने भी, यानी जनगणना रिपोर्ट आपका लगातार
1891, 1901, 1911, 1921 और 1931 तक। उसके बाद तो 41 हुआ नहीं, 50 में तो सरकार आ गई। तो आपका अतीत तो वहां तक रह गया और वहां तक आप अक्षुण रहे। और उन्होंने और डब्ल्यू.जी. लेसी ने 1931 में, चूंकि कोर्ट केस जो हुआ था 1925 में हुआ था, उसका भी उदाहरण उन्होंने दिया है डब्ल्यू.जी. लेसी ने, कि कोर्ट भी इन्हें एबोरिजिनल ट्राइब कह रही है, कूपलैंड भी कह रहा है, जी.ए. ग्रियर्सन भी कह रहा है, तो मैं कौन होता हूं इन्हें क्षत्रिय बनाने वाला। और अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी महासभा यहां के पीछे लगे हुए थे, लेकिन वहां उस समय के जनगणना पदाधिकारी इस बात को मानते नहीं है और इस बात को वे लिखते हैं। और यह हमारा सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन, जैसे अभी देखिए, अभी आरजीआई क्या करती है, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट खोजती है। जब भी वहां से कुछ आता है तो वो जस्टिफिकेशन रिपोर्ट खोजती है। तो जस्टिफिकेशन या जस्टिफाइड तो कर चुके हैं डब्ल्यू.जी. लेसी 1931 में। उनका अपेंडिक्स ही कुर्मी का जस्टिफिकेशन है। सरकार को या किसी को भी देखना है, किसी को भी जानना है, तो एक पेपर काफी है, बहुत ज्यादा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डब्ल्यू.जी. लेसी का एक पन्ना पढ़ लीजिए, वहां पर 7 पॉइंट दिया हुआ, और लास्ट में वो कंक्लूड करते हैं कि अगर किसी को शक है तो उस जमाने में चूंकि ब्लड टेस्ट होता था तो बोले ब्लड टेस्ट कर लो, लेकिन आज का जमाना तो आ गया डीएनए कर लो। तो उस समय आप बताइए आखिर कुर्मी का था कौन? कुर्मी बहुत ही पहुंचा हुआ जाति तो नहीं था। आखिर डब्ल्यू.जी. लेसी ने क्यों दया किया, क्यों इसके एबोरिजिनलिटी को बचाने के लिए 7 पॉइंट लिखा? लोग तो बेमतलब की बातें कर रहे हैं। अब कहां कहां प्रमाण ढूंढ रहे हैं? 1931 का डब्ल्यू.जी. लेसी का 7 पॉइंट कुर्मी का जस्टिफिकेशन रिपोर्ट है। जिस भी सरकार को पढ़ना हो, जिस भी व्यक्ति को पढ़ना हो, सीधा डब्ल्यू.जी. लेसी का 1931 का जस्टिफिकेशन रिपोर्ट पढ़े, जहां पर ई.टी. डाल्टन भी है, जहां पर एच.एच. रिजले भी है, जहां जी.ए. ग्रियर्सन भी है, जहां कूपलैंड भी है, और मानभूम जो कुर्मियों का अरुण वन है, कुर्मियों का अरुण वन और बीजू वन वहीं पर है। ये धोखा, बहुत बड़ा धोखा है। सारे दस्तावेज कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं, और कुर्मी का एक एक परब कह रहा है, 12 मासे 13 परब। अरे आखाइन यात्रा किसका है? जनगणना रिपोर्ट कहता है कि आखाइन यात्रा कुर्मी का है। कर्म किसका है? दस्तावेज कहता है कि कुर्मी, कर्म कुर्मी का कैरेक्टरिस्टिक है, और अखाइन यात्रा में तो उसका होल सोल अधिकार है। आपने देखा कि अगर दस्तावेज की बात कर रहे हैं तो वो ई.टी. डाल्टन का एथनोग्राफिक रिपोर्ट, डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, और एच.एच. रिजले का ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, ये 2 हो गए। 2 के बाद सभी सेंसस रिपोर्ट 1881 से लेकर 1931 तक का आपका सेंसस रिपोर्ट, ये कुर्मियों के दस्तावेज है, जहां कुर्मियों के बारे कहा गया है। लेकिन झारखंड आंदोलन के समय एक बड़ा जबरदस्त खेल होता है। जब कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स बनती है, जब कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स बनती है, उस समय लाली कमिटी लिखती है कि यहां पर 24% शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, और 24% गैर सरकारी जनजाति कुर्मी है। यानी यहां पर 50% के लगभग जनजाति दिखलाने के लिए 24% कुर्मियों का उपयोग किया गया। उस समय तो किसी ने नहीं कहा। जब सीओजेएम का रिपोर्ट आया और उसमें कुर्मी को गैर सरकारी आदिवासी कहा गया और इन्हें सरकारी आदिवासी कहा गया, तो सरकारी आदिवासी 24% और गैर सरकारी 24%।
तो जब उपयोग करना था, जब राज्य बनाना था, तब तो किसी ने प्रश्न नहीं किया। आज जो लोग बोल रहे हैं वो पढ़े कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स, क्या कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स के आधार पर ही झारखंड अलग हुआ था या अन्य कारणों से अलग हुआ था? ये तो सोचने वाली बात है। तो पेपर्स कभी भी हमें छोड़े नहीं है। सिर्फ यहां का सरकार और यहां की TRI, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेईमानी करती है। यहां हमें किस आधार पर छांटा गया है पता है आपको? कि ये लोग शैक्षणिक और आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है। उन्होंने हमें ट्राइबल ट्रेट पर नहीं छांटा, उन्होंने हमें ट्राइबल ट्रेट पर नहीं छांटा, माने आदिम लक्षण पर नहीं छांटा, उन्होंने हमें स्पेसिफिक कल्चर पर नहीं छांटा। देखिए 5 है, 5 आधार है किसी भी जनजाति का: ट्राइबल ट्रेट, स्पेसिफिक कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट और इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। तो यहां का TRI हमको नहीं छांट पाया कि मेरे पास, कुड़मी के पास ट्राइबल ट्रेट नहीं है। वो नहीं छांट पाया कि कुड़मी के पास स्पेसिफिक कल्चर नहीं है। वो नहीं छांट पाया कि मेरा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन नहीं है। वो नहीं छांट पाया कि मेरे पास साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है। वो मुझे छांटा बनावटी। और जानते हैं, सिर्फ 3 गांव का आधार लिया है वो: रामगढ़ का गोबरदरा, रामगढ़ का कोठार और रांची का लोवाड़ी। ये 3 जगह रहने वाले कुड़मियों को गिनकर उसका डाटा बनाकर इन्होंने दिखाया कि कुड़मी समृद्ध है, कुड़मी शैक्षणिक रूप से अधिक है। अरे कोठार कहां पर है सभी कुड़मी जानते हैं। रामगढ़ के इस बगल में है कोठार, गोबरदरा भी रामगढ़ के बगल में है, हाईवे के बगल में है। और यहां पर लोवाड़ी रांची में, जहां पर कि वहां के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो है ही है उस गांव में, कुड़मियों में। और यहां पर तो सिल्ली वाले लोग आके बसे हुए हैं या बाहर से आकर बसे हुए कुड़मी हैं। तो सिर्फ 3 गांव के डाटा से आपने इसे इकोनॉमिकली और एजुकेशनली हाई कह दिया, समृद्ध कह दिया और छांट दिया। अरे छांटता तो हमको छांट के देखे ट्राइबल ट्रेट पर, स्पेसिफिक कल्चर पर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन पर नहीं छांट सकते हो। क्यों? हम सेटल्ड है, हमारे गांव उखड़े नहीं है और हम अपने गांव में रहते हैं, किसी दूसरे के बनाए हुए गांव में नहीं रहते। हमारे पुरखे अगर हमारा गांव नहीं बनाए रहते तो हमें ये लोग CNT एक्ट में रखते और आज ये मान्यता देते हमें। क्या बैकवर्ड के कारण मैं CNT एक्ट में हूं? अरे बैकवर्ड तो तुम लोगों ने बना दिया।